बहुत अच्छा नहीं था और उसी समय हमारा एक मकसद था कि इस तरह से एसोसिएशन बना के पीपल टू पीपल कांटेक्ट करके नेपाल में किस तरह से भाईचारा बनाए रख सकता है। इंडिया के ओर से हो या नेपाल के ओर से हो, अगर लोगों का संबंध ठीक नहीं होगा या लोगों का आपस में कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को कभी कभी किस तरह से हमारा इस दो ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से इंडिया नेपाल और नेपाल इंडिया ह्यूमन एसोसिएशन के ओर से डिफरेंसेस को कैसे मिटा सकता है पीपल टू पीपल लेवल में, ये हमारा प्रयास करने के लिए है। यानी नेपाल में किस तरह से शांति बहाल किया जाए, ये एक हमारा बहुत बड़ा मकसद था। सूर्य भूसाल जी ने आपको कुछ एक्टिविटीज़, कुछ अचीवमेंट्स बताया है। हम अपना ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो हमारा तरफ से हो सकता है इस मकसद को यानी शांति को उपलब्ध करने के लिए और प्रगति को उपलब्ध करने के लिए एसोसिएशन के ओर से पीपल टू पीपल कांटेक्ट करता रहेगा। आपको मालूम है, शांति का जब बात करते हैं और तो बहुत सारा चीज़ उसी में ही जुड़ा हुआ होता है। आपका प्रगति शांति के साथ जुड़ा हुआ है, आपका पॉलिटिक्स शांति के साथ जुड़ा हुआ है, आपका एजुकेशन शांति का साथ जुड़ा हुआ है, आपका रोजी रोटी शांति के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसलिए शांति कायम रखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आज का सब्जेक्ट के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन और शांति, संविधान बनाने के लिए और शांति बहाल करने के लिए हिंदुस्तान और नेपाल को साथ में बनाए रखा। उस ट्रीटी में आप लोगों को मालूम है, मेनली सॉवरेनिटी, यानी आप स्वाधीन हो, आप अपना मर्जी से डिसीजन लेंगे। जो आप डिसीजन लेंगे उसको आप किसी और का दाखिल होना ज़रूरी नहीं है। यानी सॉवरेनिटी पूरा है नेपाल को और ये सॉवरेनिटी रहना चाहिए। साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि हिंदुस्तान सबसे क्लोज नेबर है और हिंदुस्तान और नेपाल कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि आप जो नेबर है, जो ज़मीन है, वो तो बदल नहीं सकता है। इस बात का भी ध्यान रखते हुए क्या एक दूसरा का बर्ताव होना चाहिए, इस ध्यान को भी आप लोग याद रखेंगे। जिस समय बहुत मैंने फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इत्यादि बनाएंगे, प्लान्स, प्रोग्राम्स, स्कीम्स बनाएंगे, ये बात ध्यान रखें। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं नेपाल में सुनता हूँ हिंदुस्तान और चाइना के साथ बराबर रिश्ता नेपाल का होना चाहिए और इसमें हिंदुस्तान का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन कभी कभार हिंदुस्तान का, जो अखिलेश जी ने बताया कि सीमा में थोड़ा बहुत छुटपुट कुछ झगड़ा होता है, उसको दोनों तरफ से ना केवल ऑफिशियल्स बल्कि पब्लिक के ओर से पीपल टू पीपल कांटेक्ट करके सॉल्यूशन निकालने को कोशिश करना चाहिए। बहुत सा जगह में ऐसा है कि विल पावर सबका है करने का, तो ज़रूर ये विल पावर यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और शांति स्थापित करेंगे फिर से, और जितना शांति है उससे ज़्यादा शांति स्थापित करेंगे। प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस कम्स इफ देयर इज पीस।
इन बातों को मेरे दिल में बहुत दिनों से था। मैंने सोचा आज आपके सामने शेयर करूं और भूसाल जी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया और इतना बढ़िया पूरा नेपाल के जगह जगह से रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ बुला के हमें मुलाकात कराया, इसलिए धन्यवाद। और एक बात मुझे करना पड़ेगा कि इस सभा में हमारे जो भारत से आए हुए एम्बेसडर है वो पहला बार अभी 1 महीना हुआ है, इनको यहाँ ये बधाई देने के लिए भी एक मौका मिला। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह से फ्रेंडशिप एसोसिएशन के तरफ से या कोई एनजीओ के ओर से हिंदुस्तान का एम्बेसडर के अलावा दूसरों को मेरे ध्यान में नहीं है किसी को ऐसा रिसेप्शन यानी स्वागत करने के लिए आह्वान किया। तो ये भी एक बड़ी बात है। हमारा एम्बेसडर साहब वैसे बहुत बिजी रहते हैं, फिर भी हमारा यानी भूसाल साहब का एसोसिएशन का इनविटेशन पाके उन्होंने समय निकाला और यहाँ आया। इससे भी ज़्यादा और एक खुशी की बात है, प्रचंड जी को तो आप जानते ही हैं, आपका सबसे बड़ा लीडर है, आपका बहुत एक्सपीरियंस लीडर है, एक्स प्राइम मिनिस्टर है। उनका समय बहुत व्यस्त होता है, मैं खुद भी देखा उनका वहाँ कभी मैं जब जाता हूँ तो मैं खुद भी देखा बहुत ही व्यस्त रहता है। लेकिन आज उस व्यस्तता से कुछ समय निकाल के, यानी कुछ नहीं काफ़ी समय निकाल के, अभी तो 2 घंटा जैसा 2 घंटे हो रहा है, निकाल के हमारे बीच आया है। इससे हम एसोसिएशन वालों को बहुत बहुत ज़्यादा एनकरेज मिलता है और इस एनकरेजमेंट को कायम रखेंगे, बनाए रखेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए, नेपाल के लीडरों का आशीर्वाद चाहिए एसोसिएशन को, चाहे इंडिया का हो नेपाल का हो, इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाने के लिए। बाकी जो दूर दूर से आए हुए हैं इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, आपको भी बधाई देता हूं। हमारा जो कार्यकर्ता है यहाँ नेपाल के, जितना भी एसोसिएशन का कार्यकर्ता है, लीडर्स है, आपको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। आप बहुत कष्ट करके, बहुत मेहनत करके इस सभा को आयोजित किया है और भविष्य में भी इस प्रकार से आयोजन होता रहेगा, ये मैं आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं। I now call upon former Finance Minister and Politburo member of CPN-UML, Mr. Surendra Pandey, to deliver his speech. यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने नेपाल र भारतको बीचको सम्बन्ध दशकको होइन, 100 वर्षको पनि होइन, हजारौं वर्षदेखिको हाम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ। हाम्रो सम्बन्धका सन्दर्भमा अनेक बेलामा अनेक टिप्पणीहरू भएका छन्, तर पनि हामी यति नजिक छौं, जतिसुकै टिप्पणीका बावजुद पनि हामी नजिक छौं। भारतको पनि भारतभन्दा ठुलासँग आलोचना हुने गर्दछ। खास गरी ब्रिटिस साम्राज्यसँग लडिरहँदाखेरिमा भारतले ब्रिटिसको विरुद्धमा जसरी लड्यो, या अमेरिकी साम्राज्यवादको विरुद्धमा लड्दा पनि भारतले आफूभन्दा ठुलासँग जसरी लड्यो, कहिलेकाहीँ सानाको ठुलासँग केही गुनासो हुने गर्दछ, केही आलोचना हुने गर्दछ। त्यसप्रति उनले नम्रतापूर्वक हेर्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। त्यसो भयो भने हाम्रा सम्बन्धहरूलाई नयाँ उचाइमा हामीले विकसित गर्न सक्छौं। यो ढङ्गले हामी लाग्नु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। अब हामीले संघीय संरचना कसरी निर्माण गर्ने, शासकीय स्वरूपमा कस्तो सरकारको स्वरूप निर्धारण गर्ने, त्यसैगरी हामीले निर्वाचन पद्धति कसरी चाहिँ टुङ्ग्याउने, राजनीतिक अग्राधिकारको प्रश्न कसरी टुङ्ग्याउने, आत्मनिर्णयको अधिकारको प्रश्न कसरी टुङ्ग्याउने र केही प्रतिनिधि सभाका सदस्य संख्या कति हुने, प्रदेशको सदस्य संख्या कति हुने, प्रदेशका संसदको संख्या
के अरे प्रदेश सभामा कति सदस्य एमएलएको सङ्ख्या कति हुने प्रत्येक प्रदेशमा, यस्ता केही विषय र केही सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थाको बारेमा हामीले निर्णय गर्न बाँकी छ। तर मलाई के लाग्दछ भने यी विषयहरूमा हामी अनौपचारिक छलफलमा धेरै नजिक पुगिसकेका छौँ, धेरै नजिक पुगेका छौँ। इभेन राज्य पुनर्संरचनाको लागि पनि विशेषज्ञ समिति बनाउनको लागि सबै सहमति के अरे दलहरू सहमतिको नजिक पुगेका छन्। यसलाई छिटोभन्दा छिटो उपसमितिको बैठक राखेर यी बाँकी मुद्दाहरूलाई पनि छिटोभन्दा छिटो अगाडि टुङ्ग्याउनु पर्ने आजको आवश्यकता छ। र म यिनी कुराहरू राखेर म फेरि पनि के भन्न चाहन्छु भने हामीले दुई मुलुकको बिचको सम्बन्धलाई अब अहिलेको म त के पनि भन्छु भने हामी आर्थिक रूपले बेसी ज्यादा सेन्टिमेन्टल हिसाबले होइन, आर्थिक विकासको सन्दर्भमा हामी ज्यादा व्यावहारिक सोचका साथ हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ नयाँ ढङ्गले सुदृढ गर्नु जरुरी छ। भावनाको कुरा गरेर कहिलेकाहीँ हामी के गर्छौँ भने हाम्रो पानी, हाम्रो स्रोतको उपयोग, जलस्रोत र पर्यटनको क्षेत्रमा विकास गर्ने काममा हामी लाग्यौँ भने हाम्रो मुलुकलाई हामीले छिटै एउटा नयाँ चाहिँ उचाइमा लिएर जान सक्छौँ। त्योतर्फ हामी गम्भीरतापूर्वक सोचौँ। यति कुरा भनेर म चाहिँ आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु र फेरि पनि भारतीय पाहुनाहरूलाई नेपालमा काठमाडौँमा स्वागत गर्दै म आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। Mali Congress, Dr. Ram Sharan Mahat to deliver his speech. नेपाल र भारतको सम्बन्ध यति व्यापक र गहिरो छ, यति डिप एन्ड वाइड भन्छ, इन्टेन्सिभ पनि छ, एक्सटेन्सिभ पनि छ। कुनै पनि त्यस्तो पक्ष छैन जहाँ दुई देशको बिचमा गाढा सम्बन्ध भएको नहोस्, जहाँ शान्ति र संविधानको कुरो छ। खास गरेर महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भएको भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामले केही राजनैतिक मूल्यहरू, केही मानवीय मूल्यहरूलाई स्थापित गर्यो। त्यो मानवीय र राजनैतिक मूल्यहरूले नेपाललाई पनि बडो गहिरो प्रभाव पारेको छ। त्यो उदारवादी मूल्य मान्यताहरू हो, प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू हो, जसको एउटा तेस्रो वर्ल्डको सबैभन्दा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी भारतको प्रभाव लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा गहिरो प्रभाव पारेको छ। र जुन संविधान हामी अहिले निर्माण गर्ने क्रममा छौँ, त्यो संविधानले पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्छ, बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई आत्मसात गर्छ, आधारभूत मानव अधिकार र मानवीय मूल्य मान्यतालाई आत्मसात गर्छ। हामी शान्तिको कुरो गर्दैछौँ। शान्तिको लागि दुईटा पक्ष आवश्यक छ, त्यो नभइकन शान्ति हुँदैन। एउटा कुरा राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई कुनै पनि सत्ताले स्वीकार नगरिकन, आत्मसात नगरिकन त्यहाँ शान्ति हुन सक्दैन, त्यहाँ अस्थिरता हुन्छ। त्यसकारण हामीले अहिले स्वीकार गरेको, अपनाउन लागेको राजनीतिक पद्धति डेमोक्रेसी मात्रै होइन, लिबरल भ्यालुज मात्रै होइन, इन्क्लुसिभ भन्छ, जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म पछाडि परेको, उचित प्रतिनिधित्व हुन नसकेको वर्गलाई पनि मूल प्रवाहमा ल्याएर एउटा राष्ट्रिय नेतृत्वको एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ। अहिले हिन्दुस्तान एउटा ठुलो आर्थिक शक्तिको रूपमा किन आयो भने धेरै व्यापक आर्थिक सुधारहरू भए, जसले गर्दाखेरि धेरै पुँजीको निवेश भयो, पुँजी लगानी भयो, उद्योग धन्दाहरू खुल्न थाले, लाखौँ करोडौँको रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना भए र देश आर्थिक समृद्धिको बाटोमा। श्री थुङ्गेनजीले भन्नुभयो युनिटी इन डाइभर्सिटीको कुरो। नेपालको यति लिमिटेड यो जमिनभित्र, भूभागभित्र यत्रो धेरै डाइभर्सिटी छ, त्यो अनप्यारलल इन दि वर्ल्ड। अनि हामी मानवीय डाइभर्सिटी पनि छ, भौगोलिक डाइभर्सिटी मात्रै होइन, मानवीय डाइभर्सिटी पनि छ। कोही चिनिया जस्ता देखिने छन्, कोही भारत जस्ता देखिने छन्, कोही इन्डोनेसियन जस्ता देखिने छन्, बर्मिज जस्ता देखिने छन्, विभिन्न प्रकारका चेहरा भएका, शारीरिक बनावट भएका, वेशभूषा भएको, कल्चर भएको, रिलिजन भएको यत्रो ठुलो विविधताको मुलुकको बिचमा के कुन सूत्रले हामीलाई एकताको गाँठोमा बाँध्न सक्छ, हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन सक्छ, त्यो आजको आवश्यकता हो। यसलाई फरक, हाम्रो बिचमा फरक के छ भनेर विभाजनको रेखाको कुरो होइन, यो डाइभर्सिटीको बिचमा युनिटीको आवश्यकता र राज्य सत्तामा त्यो डाइभर्सिटी प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो। त्यो विविधता देशको शासन सत्तामा, शक्ति संरचनामा
प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो। त्यो आजको आवश्यकता हो। र यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएकोमा नेपाल भारत यो म्यान पावर ह्युमन डेभलपमेन्ट र फ्रेन्डसिप एसोसिएसनका अध्यक्ष लगायत यो संस्थाप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र तपाईहरूको संस्थाले देशका विभिन्न भागमा आफ्नो नेटवर्क फैलाउँदै जाओस् र आगामी दिनमा नेपाल भारतको जनताको लेभलमा सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउँदै अझ सुदृढ बनाउँदै जान सकोस् भन्ने कुराको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो मन्तव्य टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। जय नेपाल। Now I'd like to request President of Madhesi Janadhikar Forum Nepal and former Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mr. Upendra Yadav to deliver his kind words. नेपाल के परिवर्तित राजनीतिक संदर्भ में नेपाल काफी लंबे समय से गैर लोकतांत्रिक एक राजतंत्रात्मक प्रणाली के तहत रहा है, जबकि भारत काफी लंबे समय से लोकतांत्रिक प्रणाली में आगे बढ़ रहा है। हम लोगों ने कुछ ही वर्ष पहले बहुत बड़ी लड़ाई के बाद, बहुत बड़ी संघर्ष के बाद राजतंत्र का अंत और लोकतंत्र की स्थापना की। हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई के बाद एकात्मक, केंद्रीकृत और काठमांडू नियंत्रित शासन प्रणाली का अंत और संघीय गणतंत्र की स्थापना किया। हमने बहुत लंबी लड़ाई के बाद एक ही भाषा, एक ही भेष वाली अंध राष्ट्रवादी मान्यताओं को समाप्त कर बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक यानी समावेशी लोकतंत्र की स्थापना की है। हमने बहुत लंबी लड़ाई के बाद इस मुल्क को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में स्थापित किया है और हम यह चाहते हैं जो लोकतांत्रिक मूल्य और मान्यता और पिछले आंदोलनों से जो यहाँ के लोगों ने जो शहादत दी, उससे जो प्राप्त उपलब्धियां हैं वह संविधान में संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से संबोधित की जाए। लोकतंत्र केवल भाषण करने की अवसर ही नहीं है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता के साथ साथ समानता, सिर्फ समानता ही नहीं, समान अवसर, समान अधिकार और सामाजिक न्याय का भी व्यवस्था ही लोकतंत्र है। हमारे उत्तर के पड़ोस चीन भी बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर हम बहुत पीछे रह गए तो ये चीन को कितना परेशानी होगी ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारे भारत के मित्र भी परेशान रहेंगे। इसलिए यहाँ राजनीतिक स्थिरता में भारत के मित्रों से मेरा आग्रह है, हमेशा जोड़ राजनीतिक स्थिरता में दें। राजनीतिक अस्थिरता और बहुत फास्ट जो है चेंज कभी काल एक्सीडेंटल भी हो सकती है। वह एक्सीडेंटल अगर एक्सीडेंट होते गया तो मित्र के नाते आपको भी यहाँ के लोग कहेंगे जो हमारे मित्र ने क्या सोचा है। इसलिए क्योंकि हम और आप इतने करीब हैं कि अलग करना भी बहुत ही मुश्किल है। इसलिए नेपाल की स्थिरता और स्थायित्व, भारत की जो पूंजी और प्राविधिक की जो विकास हुआ है, नेपाल के पास रिसोर्सेस है, हाइड्रो पावर है, हाइड्रो रिसोर्सेस है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, ह्यूमन रिसोर्सेस है, और आपके पास पूंजी है, आपके पास टेक्नोलॉजी है। अगर यह दोनों कंबाइन हो जाए तो दोनों देश की जनता को अत्यधिक समृद्धि और शक्तिशाली बनने में देर नहीं लगेगी। हमारी सोच अब उस दिशा में होनी चाहिए कि यह दोनों देश को समृद्ध कैसे बनाएं, दोनों देश में शांति और स्थिरता कैसे रहे और हमारी मित्रताएं, हमारी संबंध और भी मजबूत कैसे होके आगे बढ़े, इस दिशा में हमें अब सोचने की समय आ ही चुका है। यही कहते हुए मैं आयोजक मित्रों को फिर से धन्यवाद देते हुए और हमारे फोन जी जो हमारे बहुत करीब के मित्र हैं
जो आए हैं उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। धन्यवाद। नेपाल भारत का संबंध अमर रहे। लॉन्ग लिव आवर रिलेशंस। थैंक यू। Now I'd like to request guest of honor Professor Alka Balaram Kshetriya, MP of Rajya Sabha of India, to deliver her speech. भारत और नेपाल के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बात अगर आती है तो हमें ये कहना चाहिए कि हमारे संबंध तो द्वापर युग के हैं। नेपाल माता सीता की जन्मस्थली है। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र अभिमन्यु अनिरुद्ध की शादी भी इसी नेपाल की कन्या से हुई थी। सत्य, अहिंसा, शांति का संदेश जिन्होंने दिया है वो भगवान बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल है, लेकिन उनकी कर्म भूमि भारत रही है। और उसी कर्म भूमि के एक सपूत महात्मा गांधी जी ने, जिन्होंने सत्य अहिंसा के मंत्र को आत्मसात करके भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपना महत्वपूर्ण योगदान देके भारत नेपाल के हमारे सभी साथियों के लिए मैं नेपाल और भारत की मैत्री के लिए बापू की जन्मस्थली से लिए भारतवासियों की तरफ से शांति का संदेश लेके आई हूं। आज जहां पर हम भगवान बुद्ध की जन्मस्थली में शांति और सद्भाव के विषय में चर्चा में भाग लेने पर यहां आए हुए हैं। ये वही भूमि है कि जहां से पूरे विश्व को शांति और संदेश मिला, और यहीं पर आज हम शांति और सद्भावना की बात कर रहे हैं। हमारे दोनों देशों के संबंध अगर कहे जाए तो हम जैसे कहा कि हम दोनों भाई हैं। हमारी भाषा, संस्कृति एक है। हमारे देश में भी जैसे अलग अलग जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति है, उसी तरह से आपके देश में भी अलग अलग भाषा, संस्कृति, जाति के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हमारा आपसी संबंध बहुत ही सुदृढ़ है। आज भी हमारे देश में दोनों देशों के बीच रोटी और बेटी का व्यवहार है, और यही संबंध हम लोगों को एक सूत्र में बांधे हुए हैं। नेपाल के विकास के लिए सभी पार्टियों को अपने राजकीय हित को भूलकर देश के हित को प्राधान्य देना होगा, और ये देश हित को प्राधान्य देके सबको मिलकर नेपाल को एक मजबूत संविधान प्रदान करना चाहिए। अपनी भावनाओं के साथ मिलाकर आपसे ये कहना चाहती हूँ कि नेपाल और भारत के संबंध मजबूत हो, इसके लिए नेपाल भारत मैत्री संघ जो पीपल टू पीपल कांटेक्ट करने की बात कर रहा है, उसे हम जितने आगे बढ़ाएंगे उतना ही दोनों देशों के बीच का संबंध और मजबूत होगा। और इस कार्य के लिए सूर्य भूषाल जी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, उनका अभिवादन करती हूँ, उनको अभिनंदन देती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर नेपाल के राजनेताओं से, नेपाल के बुद्धिजीवियों से, नेपाल के पत्रकारों को, यहाँ के लेखकों को, यहाँ की आम जनता को, सबको ये कहती हूँ कि आप आगे बढ़िए। जहाँ पर जरूरत होगी हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ थे, साथ हैं और साथ रह गए। हमारा साथ हमेशा रहेगा, जन्म जन्मों का हमारा साथ है। और यही बात कहते हुए नेपाल भारत की जो मैत्री है वो अमर रहे।
इस अवसर पर स्वर्गस्थ निर्मला देशपांडे जी को याद करते हुए उन्होंने इस कार्य में अपना जो महत्वपूर्ण योगदान देके इसे शुरू किया था। भारत नेपाल मैत्री संघ जिंदाबाद। जय हिंद, जय नेपाल। Ambassador of India to Nepal, His Excellency Mr. Jayanta Prasad, to shed light on the program. Beginning of the program, the MC evoked the question of sovereignty and independence of Nepal. I am a student of history, and one of the first books that I read in my undergraduate years were Discovery of India and Glimpses of World History by Jawaharlal Nehru. And in both these books, Nehru had this to say, that there was but one independent nation in South Asia, that was Nepal. Nepal and India share a common inheritance, culture, and civilizational values. These permeate all aspects of our lives. The message of peace and harmony given by Gautam Buddha, who was born here, now reverberates in all parts of the world. And to these, now we have added our current educational, scientific, commercial, and economic exchanges. The welfare of the people of India and Nepal are irrevocably interlinked, and therefore Nepal's success would equally be India's success. And India will be therefore supportive of anything that the Nepalese people want. नेपाल की समृद्धि और उन्नति में ही भारत की समृद्धि और उन्नति है, और जैसा भारत से जो नेतागण यहाँ आए हैं, तीनों नेताओं ने एक ही बात कही कि इस विषय में नेपाल जो भी निर्णय करेगा, भारत उसके पीछे खड़ा रहेगा. Many of our leaders have played a role in promoting relations between Nepal and India, starting with Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Jayaprakash Narayan, Ram Manohar Lohia, and not to forget the person who inspired this committee, this Sangh, Nirmala Deshpande. This is why I am happy to see leaders of India also participating in this program. India has been sharing its institutional capacity and resources with our friends in the region, including Nepal. Indeed, we in India are trying to promote the free and unfettered movement of peoples and commerce and investment and ideas, not just between Nepal and India, but among all the countries of South Asia. We remain connected to the people in Nepal. First and foremost, our relationship is people-centric. We have here 124,000 persons who had served in Indian armed forces, and their welfare is one of our concerns, the welfare of our retirees, their family members, and their dependents. Growth in India represents an unprecedented opportunity for Nepal. Indeed, we are seeking to promote, as I said, the best of relations, taking that into account so that Nepal participates also in India's prosperity. Here, Nepalese people stand at a critical juncture in their quest for the peace process and establishing a multi-party and inclusive democracy. The way forward has to be through dialogue and consensus building. Democracy requires the building of strong institutions and developing respect for the opinion of others. India will remain steadfast in its support for Nepal's economic development and political stabilization. Your association will play an ever more important role in promoting people-to-people contacts and exchanges. The objective of our relationship, the core central point of our relationship, is to bring the fruits of development to our two peoples. The mountain regions of Nepal, the upper Himalayas, such as Solukhumbu and Sindhupal Chowk and Mustang,
are in focus today because of the challenge of climate change. This is another area where India and Nepal can coordinate and work closely together. We have taken very modest step until now to promote solar power in some mountain villages. A longer term contribution to combating greenhouse gas emissions, we can think of some further bigger projects together. The development of hydropower in Nepal, for instance, as a clean form of energy would help in or will contribute in ameliorating the bad effects of greenhouse gases. I would like to thank you again for this very warm welcome. I am happy to be in Nepal and shall do my very best to promote an ever more fruitful partnership for the mutual benefit of our two peoples. I look to your support and friendship in so doing. नए नेपाल के निर्माण में हम आपके साथ हैं. जय नेपाल, जय भारत. Kindly request our chief guest, Honorable Mr. Pushpa Kamal Dahal Prachanda, to deliver his address. यो असाध्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, हाम्रो विभिन्न राजनीतिक दलका नेता साथीहरू, महामहिम भारतीय राजदूत र भारतबाट आउनुभएका अन्य विशिष्ट अतिथिहरू र यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण महिला सज्जनवृन्द, पत्रकार मित्रहरू, सबभन्दा पहिला त म नेपाल भारत मानव विकास एवं मैत्री सङ्घ जसले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्यो त्यो सङ्घका पदाधिकारी सूर्य भुषालजी र अन्य सबै आयोजक मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु, किनकि नेपाली राजनीतिको असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षणमा तपाईहरुले यस खालको कार्यक्रम आयोजना गरेर नेपालका पार्टीका नेता र भारतीय नेताहरू र बुद्धिजीवीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर जो छलफल गराउनु भयो, यसको निकै ठुलो महत्त्व छ त्यस दृष्टिकोणले। र म यस अवसरमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नेपालको यो परिवर्तनको प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्नको निम्ति दिवंगत निर्मला देशपाण्डेले खेलेको भूमिकालाई स्मरण गर्न चाहन्छु। म शान्ति प्रक्रिया भर्खर हाम्रो पार्टी प्रवेश गरेको मात्रै थियो। मेरो केही समयपछि नै निर्मलाजीसँग भेट भयो र उहाँले निस्वार्थ रूपमा नेपालको शान्ति प्रक्रिया ठिक ढङ्गले सम्पन्न होस् र नेपालको परिवर्तनको प्रक्रिया संस्थागत होस् भन्नको निम्ति जुन मेहनत गर्नुभयो त्यो अविस्मरणीय छ र म यस अवसरमा निर्मला देशपाण्डेलाई श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साँच्चै निर्मलाजीले त्यति बेला यो शान्ति प्रक्रिया सहज होस् भन्नको निम्ति हाम्रा कयौं त्यति बेला पार्टीका नेताहरू भारतीय जेलमा पनि हुनुहुन्थ्यो। छिटोभन्दा छिटो उहाँहरूलाई मुक्त गराउने र शान्ति प्रक्रियामा सहभागी गराउन उहाँले खेलेको भूमिकालाई पनि म यस अवसरमा स्मरण गर्न चाहन्छु। यति भनिसकेपछि म अब अलिकति नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा, थुप्रै मौलिकता छन्, विशिष्टता छन्, यसको ऐतिहासिकता, यसको भौगोलिकता, यसको सांस्कृतिक पक्ष, यसका आर्थिक पक्षहरू, मनोवैज्ञानिक पक्षहरूको बारेमा हामी सबैलाई थाहा छ र त्यसमा कुनै विमति हुनै सक्दैन। नेपाल र भारतको सम्बन्धको मौलिकता, त्यसका विशेषताहरूको बारेमा, यो सम्बन्धलाई सुदृढ गर्ने कुरा, यो सम्बन्धलाई नयाँ आधार प्रदान गर्ने कुरा र यसलाई मजबुत बनाउने कुरातिर हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ। जनताको स्तरमा, परम्पराको स्तरमा, सांस्कृतिक स्तरमा, इतिहासको स्तरमा हाम्रो जो अविच्छिन्न सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई 21औं शताब्दीको बदलिएको परिस्थिति अनुसार हामी कसरी परिभाषित गर्न सकौँला। हामी 21औं शताब्दीको भारतीय जनता, भारत सरकार, भारतमा भएको अहिलेको आर्थिक विकासको स्थिति, नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको स्थिति र विश्वको अहिलेको अवस्था अनुसार यसलाई हामी कसरी विकसित गर्न सकौँला। मलाई लाग्छ नेपाल र भारतका सम्पूर्ण राजनीतिक नेताहरू, नेपाल र भारतका सबै बुद्धिजीवीहरू, पत्रकारहरू
र आम जनताको निम्ति एउटा चुनौती भनेको यही हो। यो सम्बन्धलाई अझै सुदृढ हामी कसरी गर्न सक्छौँ, हामी हाम्रो सम्बन्धलाई कसरी विकसित गर्न सक्छौँ, आजका आवश्यकताहरू, जनताका असीमित आकाङ्क्षाहरू, परिवर्तनका चाहनाहरूलाई सम्बोधन गर्दै दुई देशको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई हामी नयाँ आधार प्रदान गर्दै अगाडि हामी कसरी जान सक्छौँ, सायद हामी सबैको निम्ति चुनौतीको कुरा, हामी सबैका निम्ति अवसरको कुरा पनि यो हो। म नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा यति मात्रै अहिले भन्न चाहन्छु। यसका असाध्यै धेरै बहुआयामिक पक्षहरू छन्, त्यो बारेमा अहिले लामो व्याख्या आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। खालि हामीले हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ आधार प्रदान गर्दै विकसित गर्ने, सुदृढ गर्ने र एकअर्काको आवश्यकता, एकअर्काका चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्ने उपाय के हुन सक्छ त्यसको खोजी गर्नेतिर हामी सबैको ध्यान जाओस् र यो